सकीफा बनु सईदा था वहाँ पर मदीना में, जहाँ बैठकर लोग कुछ आपस में डिस्कशन किया करते थे और मीटिंग किया करते थे, जहाँ पर हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया गया था। इसी तरह मक्का में जो मीटिंग प्लेस था, इट इज़ कॉल्ड दारुल नदवा। तो हम पहले लिख देंगे दारुल नदवा की डेफिनेशन के दारुल नदवा है क्या। दारुल नदवा वाज अ मीटिंग, इसके ऊपर पूरा आंसर डिपेंड करता है, तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दारुल नदवा की देनी बनती है। दारुल नदवा वाज अ मीटिंग प्लेस इन मक्का where the Meccan leaders used to take decisions about all the important matters। तो ये जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैटर है, इम्पोर्टेंट मैटर है या नहीं है? हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट मैटर है या नहीं है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मैटर? है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में ना कुरान के अंदर भी मेंशन है लेटर ऑन, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट कर लिया, बैटल ऑफ बदर हो गई। बैटल ऑफ बदर के बाद सूरतुल अनफाल नाजिल हुई। सूरतुल अनफाल के अंदर अल्लाह ने पूरा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिमाइंड करवाया, पूरी पिछली कहानी रिमाइंड करवाई कि व्हेन दे गैदर्ड एट दारुल नदवा, मतलब जगह का नाम अल्लाह ताला ने नहीं कुरान के अंदर मेंशन किया, सिर्फ ये मेंशन किया कि व्हेन दे गैदर्ड टुगेदर, जब मक्का से इकट्ठे हुए आपस में, एंड दे वांटेड टू टेक अ डिसीजन अगेंस्ट यू, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह एड्रेस करके कह रहा है कि वो आपके अगेंस्ट जो है वो डिसीजन लेना चाहते थे। क्या डिसीजन लेना चाहते थे? 3 डिसीजन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मेंशन किए हैं। पहला डिसीजन उन्होंने कहा, आपस में बैठकर पहले किसी ने एक ने, अच्छा इस मीटिंग के अंदर एक स्पेशली कोई बैठा हुआ था, कौन, किसी को आइडिया है, किसी ने सुना है पहले? Satan. हाँ सेटन, सेटन हाँ, Disguised as Sheikh Jalil. यस, शेख जलील की फॉर्म में सेटन भी बैठा हुआ था। सेटन कौन? डेविल यानी शैतान। शैतान पर्सनली बनफ्स नफीस इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी ऐसी इंटेंस डिसीजन को जो है वो इम्पोज किया जाए जिसका जिसका कोई वे बैक ना हो। तो उसने, जैसे जब इन्होंने मक्कन लीडर्स ने बैठ के जब आपस में डिस्कस किया ना कि भाई क्या करें, तो अब कुरान 3 तरह से उसको मेंशन कर रहा है। पहला डिसीजन उन्होंने कहा युखरिजू का, कुरान के ये वर्ड्स हैं युखरिजू का, कि व्हेन दे वर डिसाइडिंग अबाउट यू, युखरिजू का कि आपको वहां से निकाल दें, मतलब दे वांटेड टू टेक यू आउट फ्रॉम मक्का, कि वो आपको मक्का से निकालना चाहते थे, लेकिन बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिया। खास तौर पर शेख जलील की फॉर्म में जो शैतान था उसने, शेख जलील बेसिकली था कौन बेटा? वो नजद, एक वहां पर ट्राइब थी, क्रिश्चियन ट्राइब थी, उनका लीडर था। इससे कुरैश को ये परसेप्शन मिला कि जो बनु नजद ट्राइब है, मतलब जो क्रिश्चियन ट्राइब है, अरब की क्रिश्चियन ट्राइब, वो भी हमारे साथ है इस मैटर के अंदर। और वो इकट्ठे होकर बैठे इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब क्या करें, डिसीजन लें, क्या करना चाहिए हमें। पहला उन्होंने कहा युखरिजू का, कि लेट्स एग्जाइल हिम फ्रॉम मक्का, इनको मक्का से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस वाले डिसीजन को सबने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बाहर निकालने का कोई फायदा था? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद जा रहे थे, नहीं जा रहे थे मदीना? वैसे ऐसे भी अगर वो बाहर जाते तो वो बाहर जाके इस्लाम स्प्रेड करना शुरू कर देते। बिल्कुल, बाहर जाते तो वो बाहर जाकर तो इस्लाम स्प्रेड करते, जैसे वो जा रहे थे ऑलरेडी। वो तो ऑलरेडी यसरिब जा रहे थे, वो तो ऑलरेडी माइग्रेट कर रहे थे, आधे से ज्यादा मुसलमान माइग्रेट कर चुके थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बाकी रह गए थे अब। तो इट वाज लाइक नॉट यूजफुल कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर निकाल लेते, वो तो वैसे भी जा रहे थे खुद ही। तो ये वाला तो डिसीजन जो है वो, ये वाला पॉइंट तो वैसे ही न्यूलिफाइड हो गया, उसको तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा उन्होंने पॉइंट रेस किया कि हम क्या कर दें लियथ बितू का, ये सेकंड पॉइंट था उनका, लियथ बितू का मतलब और लेट हिम इम्प्रिजन, कि उनको इम्प्रिजन कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। उसको भी खास तौर पर ये जो शेख जलील की फॉर्म में सेटन था, इसने रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने कहा कि क्या फायदा होगा अगर हम उनको जेल में डाल देंगे। बनु हाशिम विल बी आफ्टर आवर लाइफ्स, बनु हाशिम हमारे पीछे पड़ी रहेगी और फिर उसके बाद जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमें छोड़ना ही पड़ेगा इनको। तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि हम उनको इम्प्रेजन कर दें। हमेशा की एक दुश्मनी वाली बात है, एवरी टाइम वी विल बी फाइटिंग अगेंस्ट देम। वो हमसे लड़ते रहेंगे, हम उनसे लड़ते रहेंगे जब तक वो छुड़ा नहीं लेंगे, तो फायदा कुछ नहीं है, इम्प्रेजन करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा ऑप्शन कुरान कह रहा है लियक्तुलू का, एंड फाइनली दे केम टू द कंक्लूजन दैट दे शुड किल हिम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम उनको असैसिनेट कर देते हैं। उस पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए कुरैश के ही कि इफ वी विल किल हिम,
we are supposed to face the consequences because Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not someone ordinary. वो कोई आम बंदे तो है नहीं, अब तो वो और खास हो गए। पहले तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंस थी कि वो बनु हाशिम से थे। इफ वी वुड बी killing him या और assassinating him और attempting a murder upon him, तो हमारे साथ सिर्फ बनु हाशिम को लड़ना होता। लेकिन अब तो many people accepted Islam, तकरीबन 100 families migrated to Medina. It means that they were Muslims. तो ये जो 100 families हैं मुस्लिम्स की, चाहे वो पूर हैं, स्लेव हैं, जैसे भी हैं, they will be fighting against us. वो तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे, फिर कौन इनसे लड़ता रहेगा। इस पर शैतान जो था शेख जलील की फॉर्म में, उसने ही ये उनको तसल्ली दी, कंसोल किया कुरैश को कि परेशान होने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, अगर वो हमसे लड़ने के लिए आएंगे तो वी विल पे द ब्लड मनी। हम उनको क्या पे कर देंगे, हम उनको क्या पे कर देंगे, दियत, यानी ब्लड मनी। दियत कहते हैं अरबिक में ब्लड मनी को। उन्होंने कहा हम तो दियत पे कर देंगे, ब्लड मनी पे कर देंगे, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द ब्लेम एज वन ट्राइब और वन पर्सन। हम ये करेंगे ही नहीं कि कोई एक बंदा अटैक करे। व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी टेकिंग वन पर्सन फ्रॉम ईच ट्राइब। जितनी भी हमारी यहाँ पर ट्राइब्स हैं, बनु मखजूम है, बनु अदी है, बनु उमैया है, और बनु अब मनाफ है, अब शम्स है, बहुत सारी वहाँ पर ट्राइब्स हैं। उन सारी ट्राइब्स में से एक एक बंदा आगे आएगा एंड वी ऑल विल अटैक ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउस टुगेदर। हम मिलकर अटैक करेंगे उनके ऊपर। और अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने असैसिनेट कर दिया और हमारे पीछे कोई आया तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे वी ऑल ट्राइब्स आर इन्वॉल्वड इन दिस। अब इफ यू वांट टू टेक द रिवेंज फ्रॉम ऑल ऑफ अस, उससे क्या होंगे, डिस्करेज हो जाएंगे बनु हाशिम भी एंड मुस्लिम्स भी कि दे कैन नॉट बी फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दीज ट्राइब्स। सारी ट्राइब्स से तो नहीं लड़ सकते वो। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसे करेंगे कि वी विल टेक वन पर्सन फ्रॉम ईच ट्राइब टू अटैक ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको अंदाजा हो गई कि हर ट्राइब का जो सबसे बड़ा वॉरियर था वो इस काम को करने के लिए आगे आया। और फिर जो है वो आगे जो हुआ, ऑफ कोर्स हम उसको जो है वो मेंशन करेंगे। लेकिन ये उन्होंने सोचा क्यों, कॉन्स्पिरेसी तक नौबत आई क्यों बेटा, पहले पहले ये बताओ। मतलब अभी तक तो उनको मुतिम बिन अदी का खौफ था, अब क्या हुआ। मुतिम बिन अदी का देखो इस पूरे सिनेरियो में उन्होंने नाम भी नहीं लिया, क्यों। हाँ, why didn't they mention मुतिम बिन अदी even, बताओ क्या लगता है आप लोगों को। इस सारी बातों में उन्होंने कुरैश ने बनु हाशिम का कहा कि दे विल टेक रिवेंज, उन्होंने मुस्लिम्स का कहा कि दे विल ट्राई टू टेक द रिवेंज, लेकिन मुतिम बिन अदी का नाम ही नहीं लिया, क्यों बताओ। यस बेटा, मैं भी नहीं बता रही, तुम लोग नहीं बता रहे तो। यस, मिस उनको पता होगा उनको किस चीज का पता होगा कि शैतान जो है मुतिम बिन अदी की फॉर्म में आया है। मुतिम बिन अदी की फॉर्म में नहीं आया हुआ बेटा, शैतान तो शेख जलील की फॉर्म में आया हुआ है। मुतिम बिन अदी तुम लोगों को याद ही नहीं है, मुझे लगता है कौन है मुतिम बिन अदी। बस उनकी डेथ हो गई थी इस वक्त तक। हाँ, मुतिम बिन अदी की तो डेथ हो गई थी, लेकिन है कौन मुतिम बिन अदी। हाँ, डाइड, किसी ने लिखा है, आयशा ने भी लिखा है डाइड। यस, डेथ हो गई थी, लेकिन मुतिम बिन अदी था कौन बेटा, हु वाज ही, व्हाई आई एम मेंशनिंग हिम। मैं मुतिम बिन अदी का नाम क्यों ले रही हूँ, मुतिम बिन अदी की क्या सिग्निफिकेंस है। बस उन्होंने आसुदन को प्रोटेक्शन दी थी वो हाँ। बाइकआउट और ताइफ के वक्त। यस, ताइफ के बाद और बॉयकॉट के टाइम पर मुतिम बिन अदी वाज द ओनली पर्सन हु स्टूड इन द फेवर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से लेकर आकर एस्कॉर्ट किया था उन्होंने मक्का तक। और कुरैश को ये इंप्रेशन मिला था कि मुतिम बिन अदी हैड एक्सेप्टेड इस्लाम एंड इफ वी विल हार्म प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन फॉर्म ऑफ मुतिम बिन अदी। मुतिम बिन अदी वाज वॉरियर, रेसलर, और उनकी पूरी ट्राइब ही ऐसी थी, दे ऑल वर वॉरियर्स। तो इसलिए मुतिम बिन अदी के बारे में उन्होंने क्यों बात नहीं की, क्योंकि मुतिम बिन अदी की मीनवाइल डेथ हो गई। जब मुतिम बिन अदी की डेथ हो गई तो उसके बाद ही तो ये कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि यार अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक मुतिम बिन अदी प्रोटेक्टर खड़ा हुआ था, उसकी भी डेथ हो गई है, नाउ वी आर फ्री।
अब हमसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो हम यहाँ पर मुतिम बिन अदी को भी रेफर करेंगे। आप लोग बेटा भूल जाते हो और जब मैं पूछती हूँ बताते भी नहीं हो मुझे। आफ्टर, यहाँ कहाँ पहुंच गई, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट्स बिगेस्ट एक्सटर्नल सपोर्टर, क्योंकि इंटरनल सपोर्टर अबू तालिब थे, अगर हम सिर्फ बिगेस्ट सपोर्टर कहेंगे तो इंप्रेशन ये जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अबू तालिब, लेकिन हम एक्सटर्नल सपोर्टर कह रहे हैं, इससे एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मुतिम बिन अदी, क्योंकि मुतिम बिन अदी वाज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सटर्नली। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेस्ट एक्सटर्नल सपोर्टर मुतिम बिन अदी कुरैश once again started their persecution and opposition against Prophet sallallahu alaihi wasallam. Finally, when they came to know about the migration, जब तक माइग्रेट नहीं हुए बेटा हम वर्ड यसरिब ही यूज करेंगे, बिकॉज मदीना का नाम चेंज तब होगा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जाएंगे। राइट नाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इन मक्का, दैट इज व्हाई वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड यसरिब हियर, हम यसरिब ही के नाम से उसको लिखेंगे। जब माइग्रेशन हो जाएगी उसके बाद जब फर्स्ट एच गुजर जाएगा तब जाकर हम वी विल स्टार्ट कॉलिंग इट मदीना, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद नाम चेंज हुआ था। अगर हम पहले से ही चेंज कर देंगे मदीना लिख देंगे एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है और आपको नहीं पता कि कौन सी टर्मिनोलॉजी या कौन से नेम्स कहाँ पर यूज करने हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, जब तक माइग्रेशन नहीं हो जाती है तब तक यसरे भी लिखिएगा। केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन टू यसरिब, दे arranged a meeting। अभी ऊपर हमने ऑलरेडी दारुल नदवा की कहानी लिख दी है, दारुल नदवा को अनफोल्ड कर लिया है, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पर अब उसको अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अरेंज द मीटिंग एट दारुल नदवा टू डिस्कस द मैटर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑल द prominent Meccan leaders participated in this meeting। अच्छा, हम जो मैं अभी आपको कुरान का रेफरेंस दे रही थी वो रेफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस आंसर, वो रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, बट उसको हम साथ में मेंशन करेंगे कि लेटर ऑन, क्योंकि रिवर्सेस इस टाइम पर नहीं आई थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बट माइग्रेट करने के बाद मदीना में अल्लाह वाज गिविंग हिम अ रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर वो वर्सेस आई थी बाद में, तो हम उन वर्सेस को आखिर में सिर्फ कंक्लूड करने के टाइम पे लिखेंगे, ठीक है। अभी हम ये लिखेंगे इन दिस मीटिंग शेख जलील, एक मिनट, Satan also participated in form of Sheikh Jalil, the leader of Najd tribe of Arabia। They provided
3 ऑप्शंस। नंबर 1 मैं 1 2 करके लिख रही हूँ, आप बेटा 1 2 करके बेशक ना लिखें, आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा पैराग्राफ में। मैं 1 2 करके इसलिए लिखती हूँ कभी-कभी कोई चीज़, ताकि आपको ना वो बोर्ड पे नज़र आए और आप उसको पर्टिकुलरली कॉपी कर सकें, सही तरह से आप लिख सकें कि आप समझ भी सकें कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। सीधा-सीधा एक पैराग्राफ की फॉर्म में समटाइम्स वो ओवरलुक हो जाता है, तो ओवरलुक नहीं करना हमें, इसकी इम्पोर्टेंस के लिए मैं इसको अलग से लिख रही हूँ। पहला ऑप्शन उन्होंने ये दिया, टू एक्साइल Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, टू इम्प्रिजन हिम। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, टू असैसिनेट हिम। फर्स्ट टू ऑप्शंस वर रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी। ज़्यादातर लोग इस फेवर में नहीं थे। मेजॉरिटी एज इट was not useful to exile him or to imprison him, especially Satan encouraged the tribal leaders of Makkah to attempt an assassination attack on Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सब अग्री तो थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा हुआ कि फिर क्या करेंगे, लड़ेंगे कैसे बनु हाशिम से। बनु हाशिम विल वांट किसास। किसास क्या होता है बेटा, एनी आइडिया? दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक होती है किसास और एक होती है दियत। इज देयर एनी डिफरेंस? किसी को आइडिया है बेटा किसास और दियत में क्या फ़र्क है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो मैं पहले इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, इसको लिखना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखती हूँ। किसास का क्या मतलब है, ये देखो ये स्पेलिंग है किसास की। किसास कहते हैं ब्लड टू ब्लड। क्या किसे कहते हैं बेटा किसास? ये कुरान की टर्म है, दिस इज मेंशन इन द कुरान। ब्लड टू ब्लड का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या लगता है आपको ब्लड टू ब्लड का क्या मतलब है? जैसे अगर किसी एक को मारा जाएगा तो उसके बदले में उस ट्राइब के दूसरे बंदे को भी मार देंगे। हाँ, खास तौर पर उसको जिसने ये अटेम्प्ट किया है, हु इज इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट ना। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो फिर उस बंदे को भी कत्ल किया जाएगा। हाँ मूसा कुछ कह रहे थे, बताओ। कोई और भी नो कुछ कह रहा था, बोलो बोलो। तुम्हें अगर यही चीज कहनी है इसको भी रिपीट कर दो बेटा, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। कुछ नहीं कह रहे थे, किसी और ने कुछ कहा था, कोई और कुछ कह रहा था फिर। किसास का मतलब है, जैसे अभी किसने बताया था बेटा, अनाबिया ने बताया था। जी। हाँ, अनाबिया ने बताया था बेटा कि किसास का मतलब है ब्लड टू ब्लड, यानी ब्लड टू ब्लड का मतलब कि अगर आप किसी को कत्ल करेंगे तो इन रिटर्न उस पर्टिकुलर इंसान को भी कत्ल किया जाएगा। ठीक है, तो ये है किसास का मतलब। और दूसरा है दियत। दियत कहते हैं लाइक मनी टू ब्लड, यानी आप अपने किसी के कत्ल का बदला, बजाय खून का कत्ल का बदला देने के बजाय आप क्या दे दें, पैसे दे दें उसको। लेकिन ये हर इसके कंडीशन साथ में अलाउ एक नहीं है। अरबिक वर्ड है। किसास अरबिक वर्ड है, बिल्कुल बेटा। और दियत भी अरबिक वर्ड है, ये बोथ आर द पार्ट ऑफ कुरान। दियत भी कुरान के अंदर मेंशन है और किसास भी। ये देखो दियत भी लिख रही हूँ मैं, दियत मतलब ब्लड मनी। ठीक है, अब ये इसकी कंडीशंस हैं। समझा मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि ये आगे आपको लॉ में भी काम आएगा। जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी ये दोनों चीजें आपको काम आएंगी। तो बेसिकली ये लॉ है, मतलब ये लॉ क्या है कुरान के अंदर कि इफ समबडी वुड किल समवन, तो उसके लिए बदला तो लेना है, रिवेंज तो लेना पड़ेगा।
अब वो रिवेंज किस फॉर्म में लिया जाएगा, ईदर टू प्ले ब्लड टू ब्लड और टू प्ले द ब्लड मनी, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं कि कब आप ब्लड टू ब्लड डिमांड करेंगे और कब आप ब्लड मनी डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मर्डर। मर्डर की भी दो काइंड्स हैं। एक काइंड है मर्डर को कहते हैं, ये भी कुरान के अंदर मेंशन है, कत्ले अमद, डेलिब्रेट मर्डर। जो कोई किसी, जैसे अब ये लोग जो कर रहे हैं, कुरैश वाले जो बैठकर कर रहे हैं यहाँ पर प्लानिंग करके प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असैसिनेशन प्लान कर रहे हैं, इज इट द एक्सीडेंटल मर्डर बेटा और इट इज अ प्लान मर्डर? ये कुरैश क्या कर रहे हैं, ये प्लान मर्डर प्लान कर रहे हैं या फिर ये एक्सीडेंट है? प्लान्ड है ये, बिल्कुल ये प्लान मर्डर है, लेकिन ये इसको एक्सीडेंट का नाम देना चाहते थे। अगर आप किसी का प्लान मर्डर करते हैं तो किसास ही देना पड़ता है, फिर दियत नहीं दी जा सकती अनटिल एंड अनलेस वो खुद फैमिली माफ ना कर दे। अगर कोई खुद कहे कि हाँ ठीक है आप ब्लड मनी पे कर दें हमें और हमें किसास नहीं चाहिए, तो वो एक दिस इज अनदर सिनेरियो। अदरवाइज एज रिवेंज, जो जानबूझकर अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो कुरान ये कहता है कि उस इंसान को भी कत्ल किया जाएगा इन रिटर्न, दैट इज किसास। और अगर किसी से एक्सीडेंटली कत्ल हो जाता है, एक्सीडेंटली कत्ल कैसे हो सकता है, देयर आर मल्टीपल वेज। आप रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हो, जैसे अगर कोई ड्रंक हो, नहीं ड्रंक तो देखो एक्सीडेंटली नहीं है, इसके ऊपर तो केस भी उसका बनता है, एक्चुअल मर्डर का बनता है। अगर कि कोई ड्रंक होकर गाड़ी चला रहा है तो उसके ऊपर एक्सीडेंट का केस नहीं बनता, उसके ऊपर मर्डर का ही बनता है और डेलिब्रेट मर्डर का बनता है, क्योंकि आप अगर ड्रंक हो तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप गाड़ी लेकर रोड पर आओ। इसी तरह अगर कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है तो पेरेंट्स को जो है वो इसके अंदर किसास देना पड़ता है अगर कोई खुदा ना खास्ता मारा जाए रास्ते में एक्सीडेंट से, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसके डिफरेंट रीजन है। बच्चा एलिजिबल नहीं है, 18 ईयर्स से कम का बच्चा एलिजिबल नहीं है कि वो गाड़ी लेकर रोड पर जाए। ठीक है, हमारे लाइसेंस के अंदर हर चीज़ के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि 18 ईयर्स ज़रूरी होना। अब अगर कोई अपने बच्चे को गाड़ी दे देता है इस कंडीशन में कि वो बच्चा जो है वो गाड़ी लेकर चला गया और उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी की जान चली गई, तो जिसकी जान गई है वो भी तो इम्पोर्टेंट थी। आपने अपने बच्चे को गाड़ी क्यों दी कि वो लेकर रोड पे चला जाए? क्योंकि बच्चा तो फिर बच्चा ही है, आखिर कोई तो वजह होगी कि लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता। तो आप लॉ को जो है वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हाँ, कोई बड़ा बंदा है, जैसे मैं हूँ, रोज गाड़ी चलाती हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, बहुत पुराना लाइसेंस है, सब है। आप लोगों के घर में आपके पेरेंट्स चलाते होंगे गाड़ी, तो गाड़ी अगर कोई लाइसेंस बंदा चला रहा है, एडल्ट है, कोई ड्रंक भी नहीं है, कोई उसको बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज नॉर्मल, लेकिन और शी इज नॉर्मल, लेकिन अचानक से कभी कुछ हो जाता है, अचानक से कोई बाइक सामने आ गई और कोई आपकी खुदा ना खास्ता किसी की जान चली गई, नाउ दिस इज नॉट अ डेलिब्रेट मर्डर। आप घर से इस माइंडसेट के साथ नहीं निकले थे कि मैं आज जाकर किसी को कत्ल करूं। आप सिर्फ अपने घर से नॉर्मली निकले थे जैसे रोज निकलते हैं, लेकिन द डे वाज नॉट गुड नीदर फॉर यू, और आगे सामने वाला जो आपकी गाड़ी के नीचे आया उसके लिए भी नहीं। लेकिन उसमें आपको फिर ऑप्शन है कि आप किसास के बदले दियत पे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी आपको अलाउ कर देती है, एक्सीडेंटल केस में अलाउ कर देती है, लेकिन वो ये देखती है कि आप ड्रंक ना हो, आपके पास लाइसेंस हो, आप एडल्ट हो, बहुत सारी और चीज़ों को देखकर। ठीक है, इसी तरह से किसी के ऊपर दीवार गिर गई, किसी के अब घर की दीवारें हैं आपने बनाई हैं, खुदा ना खास्ता कोई वहां पर खड़ा हुआ था, कुछ बारिश हुई, कोई प्रॉब्लम हुआ, दीवार उसके ऊपर गिर गई, आपका इंटेंशन थोड़ी था कि आप उसके ऊपर दीवार गिराएं, लेकिन वो उस दीवार की रेंज में आ गया अगर कोई, तो खत्म कहानी, अब क्या कर सकते हैं। तो ये एक्सीडेंटल मर्डर्स हो जाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए दियत पे कर सकते हैं, लेकिन जो है वो जानबूझकर अगर किसी को कत्ल किया जाए तो किसास ही पे करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? दोनों चीजें किसास और दियत समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट? यस मिस। अब मुझे ये बताओ कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, इसमें क्या किसास बनता है या दियत बनती है अगर खुदा ना खास्ता ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर देते हैं? किसास बनता है, लेकिन ये इनकी प्लानिंग देखिए कि इन्होंने कहा कि हम इस तरह से मर्डर करेंगे कि ऑल द ट्राइब्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। अब सारी ट्राइब से कौन ही लड़ेगा, सबसे किसास कैसे लेंगे? व्हेन मोर देन लाइक देयर आर मोर देन वन पीपल इन्वॉल्व, तब भी दियत देनी पड़ती है, तब भी किसास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, एक बंदे के बदले आप 10 लोगों को फांसी नहीं दे सकते ना। इसलिए जानबूझकर इन्होंने ये किया कि हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लान मर्डर करेंगे और फिर हम कहेंगे कि वी ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट, और फिर आप हमसे अब क्या ही बदला लेंगे, सारी ट्राइब से लड़ेंगे आप। इन रिटर्न जो मुस्लिम्स हैं और जो बनु हाशिम हैं, दे वुड हैव टू पे, दे विल हैव टू बी अग्रीड टू टेक द ब्लड मनी। उनको अग्री होना पड़ेगा कि वो हमसे ब्लड मनी लें और हमारी जान छोड़ें,
और हम ब्लड मनी लेकर और बात खत्म हो जाएगी। इतना आसान समझा था उन्होंने। लेकिन वो एक आयत है ना कुरान की, मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के दे प्लान एंड अल्लाह प्लान एंड इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। कौन है? ऑफ कोर्स अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने प्लान कर दिया था। अब इसको हम रेफर करेंगे सूरतुल अनफाल की तरफ भी। दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ कुरैश, हमें लंबी चौड़ी नहीं करनी बेटा यहाँ पर, और ना हमें वर्सेस लिखने की जरूरत है, सिर्फ सूरह अनफाल का नाम भी लिख दिया और हमने समरी पीछे मेंशन कर दी ऑलरेडी, इट वुड बी इनफ। दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ कुरैश लीडर्स is later on mentioned in the Quran in Surah Al-Anfal. ठीक है, when Allah कर पाएंगे, मे बी दिस वुड बी एन एंड, शायद ये कोई एंड हो हमारा, लेकिन अल्लाह ने कंसोल करके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर उन्होंने कुरैश ने दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ कुरैश लीडर्स लेटर ऑन रिमाइंडेड इन द कुरान ऑल्सो, और इसको अल्लाह ताला ने बड़ा अलग से मेंशन किया हुआ है। जब हम बैटल ऑफ बदर पढ़ेंगे और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स पढ़ेंगे, उसमें हम इनको दोबारा से रिकॉल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो अपने घर में थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी लोग थे वो ऑलमोस्ट सब माइग्रेट कर चुके थे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑलमोस्ट एवरीवन माइग्रेटेड। लेकिन देयर वर सर्टेन पीपल, 3 लोग बाकी थे जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया था। किसी को आइडिया है वो 3 लोग कौन थे बेटा? ऑलमोस्ट ऑल, हाँ बताओ। हज़रत अबू बकर, वेरी हज़रत गुड। अली एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हजरत अबू बकर, हजरत अली एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 लोग बाकी बच गए थे जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया था। एंड व्हाई दे वर वेटिंग फॉर द कमांड ऑफ अल्लाह। अभी तक अल्लाह ने कोई कमांड नहीं भेजा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइग्रेट होने का। इसी इंसिडेंट के बाद, कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा के बाद, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन ग्रांट कर दी दैट नाउ ही कैन माइग्रेट टू। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब डिसीजन ये लेना था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन जाएगा और पीछे कौन रुकेगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ किसको लेकर गए? हाँ, साथ किसको लेकर गए? अबू बकर रज़ी अल्लाह हाँ, ताला, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और पीछे किसको छोड़कर गए? अली रज़ी अल्लाह अली ताला। रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ठीक है, इन दिस वे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड। और करेंगे कैसे माइग्रेट वो भी हम लिखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि वो जब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल नहीं जाते ना अपने घर से माइग्रेशन के लिए, तब तक दिस होल सिनेरियो इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा। कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा चलता रहेगा, क्योंकि उनकी कॉन्स्पिरेसी जाकर एंड तब होगी when they would figure it out that Prophet sallallahu alaihi wasallam is not on his bed, but who is on the bed? कौन होगा बेड पर? प्रॉफिट सल्लल्लाहु के बेड पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु किसको सुलाकर जाएंगे? हाँ, अली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो तब तक ये कॉन्स्पिरेसी का ही पार्ट है, ये सारी डिटेल्स कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम्स माइग्रेटेड एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ, हजरत अबू बकर एंड हजरत अली। कुरैश gathered, बल्कि एज पर द प्लान, क्योंकि उन्होंने प्लान ये बनाया था कि एक एक बंदा हर ट्राइब का पार्टिसिपेट करेगा। एज पर द प्लान ईच मेंबर फ्रॉम अ ट्राइब, फ्रॉम ईच ट्राइब gathered around the house of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were waiting for Prophet sallallahu alaihi wasallam to come out of his
हाउस। अब वो चाह रहे थे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आएँ और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करें। लेकिन बिफोर इसके कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तो आप वो वर्सेस देखें कि जिनके थ्रू अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेव किया। वो कौन सी वर्सेस हैं? मकरू व मकरुल्लाह। However, Allah says in Quran, they plan. अब वो बाहर जमा है, इंतजार कर रहे हैं। एक प्लानिंग उनकी है, पूरी वो प्लानिंग करके आए हैं, हाउ टू असैसिनेट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ टू अटैक ऑन हिम, हाउ टू पुट द ब्लेम ऑन द अदर पीपल, हाउ टू कन्फ्रंट दिस मैटर, इस मैटर को बाद में जाके डील कैसे करना है, वो सब अपनी तरफ से प्लानिंग करके आए हैं। लेकिन एक प्लानिंग वो कर रहे थे और एक प्लानिंग अल्लाह कर रहा था। दे प्लान एंड अल्लाह ऑल्सो प्लान। एक प्लानिंग वो कर रहे हैं, एक प्लानिंग अल्लाह कर रहा है। इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह तो सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है। और अल्लाह ने प्लान क्या किया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रांट कर दी उसी रात, द सेम नाइट अल्लाह ग्रांटेड द परमिशन टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to migrate from Makkah to Yathrib. Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Abu Bakr to make arrangements. हजरत अबू बकर ने अरेंजमेंट्स की और एंड प्रिपेयर arrangements for the journey and asked, हजरत अली को क्यों छोड़ के गए, साथ ही ले जाते। हाँ, on his bed। बताओ, हजरत अली को छोड़कर क्यों चले गए बेटा, हजरत अली को साथ ही ले जाते। तो उन्होंने हजरत अली जो कुरैश की जो प्रॉपर्टीज थी वो उन्हें वापसी करके आ जाए, उनकी अमानत है। यस, कुरैश की जो अमानतें थी, उनकी जो ट्रस्ट थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसके लिए वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंटरेस्ट किया करते थे, उस चीज़ को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिटर्न करना था। अब देखो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरोसिटी कह सकते हैं आप इसको, लेटर ऑन व्हेन वी विल डू द क्वालिटीज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें हम इंशाल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को मेंशन करेंगे। फर्मनेस, स्टेडफास्टनेस और ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस। उसी तरह से एक क्वालिटी है पेशेंस, फिर एक फॉरगिवनेस, एक आ जाती है जेनरोसिटी ऑल्सो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरोसिटी को हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर बेटा। क्या ये वाला इंसिडेंट मेंशन हो सकता है? क्या ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरोसिटी थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमानतें उनकी फिर भी रिटर्न कर रहे थे, ले जाते साथ। यार ये लोग तो मुझे वैसे भी असैसिनेट करना चाहते हैं। हाँ लिमना, बोलो बेटे। मिस, मुझे पूछो। मैंने डॉक्टर इफ्तिखार अल हक के बुक में रीड किया था। मुझे जब प्रॉफिट अपने ग्रैंडफादर के केयर में थे, अब्दुल मुत्तलिब, फिर वो दारुल नदवा जाते थे 8 साल पे, 6 साल में। तो क्या मैं मेंशन कर सकती हूँ? करना चाहो तो, लेकिन डज इट लिंक टू द आंसर इन एनी वे? क्योंकि वो 6 इयर्स की बात है जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत यंग थे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मीटिंग प्लेस था दारुल नदवा, तो अब्दुल मुत्तलिब खुद भी बहुत विजिट करते थे क्योंकि ही वाज द लीडर ऑफ द क्लैन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी, वो दारुल नदवा भी होती थी। अगर इसको कनेक्ट कर सकती हो तो जरूर लिखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इररेलेवेंट हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर कि इररेलेवेंट ना हो। तुम उसको फिर ऐसे कनेक्ट करना बेटा कि उसका कुछ लिंक बनता हो आंसर के साथ। ठीक है अलिमना? ठीक है बेटे, उसको प्रॉपर्ली लिंक करके लिखना फिर, अदरवाइज क्या होगा कि वो फिर इररेलेवेंट हो जाएगा ना। क्योंकि वो तो उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे जब जाया करते थे। इसलिए देख लेना कि क्या लिख सकती हो। चाहे तो मुझसे डिस्कस कर लेना बाद में कि तुमने कहाँ पर उस चीज़ को लिखा, कहाँ पर मेंशन किया। हजरत अली टू स्टे ऑन हिज बेड। अच्छा, हजरत हमने क्या लिखना है यहाँ पर? टू रिटर्न
the trust of the people of Makkah to them. हमें क्या लगता है कि जब हमारे साथ ज्यादती हो रही होती है ना, यूजुअली व्हेन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद अस, जब हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो हमें लगता है कि अब हमारे लिए सब कुछ जस्टिफाइड है, हमारे लिए ये भी जस्टिफाइड है कि हम इन रिटर्न जो चाहें करें। ये अपना हमारा परसेप्शन होता है यूजुअली, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम आपको ये नहीं सिखाता। अगर हमारे साथ कोई एक बंदा ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो हम उसका बदला किसी दूसरे से नहीं ले सकते। Prophet sallallahu alaihi wasallam ने यही एग्जांपल सेट की। Prophet sallallahu alaihi wasallam did what? That he returned the belongings of the people. He returned the trust of the people to them. Prophet sallallahu alaihi wasallam चाहते तो ले जाते साथ कि ये मक्कान जी तो हैं who want to kill me, ये तो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मैं इनकी अमानतें क्यों रिटर्न करूं। लेकिन Prophet sallallahu alaihi wasallam was generous. Generous की जब आप डेफिनेशन लिखोगे ना बेटा पेपर में, तो आप ये लिखोगे जो मार्किंग स्कीम में गिवन है कि जेनरोसिटी का मतलब है कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग विद टू समवन, आप कुछ करना चाहते हो लोगों के साथ कुछ अच्छा, और आपके साथ किसी ने अच्छा किया है, आप इन रिटर्न उसको उसके साथ डबल अच्छा करते हो। मतलब एक तो आप अच्छा भी करते हो और साथ में उसको कुछ एक्स्ट्रा भी देते हो। दिस इज कॉल्ड जेनरोसिटी। इसी तरह से जेनरोसिटी आपके एक्ट में ऐसे भी आती है कि व्हेन समबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग विद यू, कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, नाउ यू आर फॉरगिविंग देम, अब आप उनको माफ कर रहे हो, एंड माफ करने के बाद आप उनको दुआ भी दे रहे हो और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हो। दिस इज जेनरोसिटी। वेन एवर यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, जब आप एक कुछ भी थोड़ा सा ऊपर जाकर करते हो, एक्स्ट्रा जाकर करते हो जितना सामने वाला डिजर्व भी नहीं करता, उसको कहते हैं जेनरोसिटी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक्ट जेनरोसिटी है या नहीं है? द मक्कन हु वांटेड टू किल हिम, ही वांट्स टू रिटर्न देम देयर बिलोंगिंग्स। क्या ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरोसिटी है या नहीं है बेटा? यहाँ आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको जेनरोसिटी के लिए एग्जांपल्स चाहिए वहां पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज में। तो क्या आप ये वाली डिटेल्स वहां जाकर लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ द माइग्रेशन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बिलोंगिंग्स ऑफ मक्कन्स एंड ही आस्क्ड हजरत अली टू स्टे बैक टू रिटर्न द बिलोंगिंग्स ऑफ द पीपल। अब इसमें क्या हजरत अली की जान को रिस्क नहीं है? बताइए, जो हजरत अली को छोड़कर जा रहे हैं रिस्क प्रॉफिट है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिस्क है ना? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो हजरत अली को बहुत बड़ा रिस्क है। पीपल इवन के वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उनको कत्ल भी कर सकते हैं। हजरत अली जो है वो उनकी जान भी खतरे में है, वो उनको कत्ल भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिटर्निंग देयर बिलोंगिंग्स टू देम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को उनकी बिलोंगिंग्स वापस मिल जाए, वरना वो बाद में क्या कहेंगे कि ही वाज क्लेमिंग as the messenger of Allah and he had taken our belongings with him। वो हमारे सारी चीजें हमारे साथ उठा कर ले गए, जबकि वो तो प्रॉफिट थे। तो इसलिए जबकि वो प्रॉफिट मानते नहीं थे उनको, लेकिन फिर भी अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे। टू रिटर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मक्का टू देम। हजरत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट नाइट, बल्कि इसको फुल स्टॉप लगा दो, एट नाइट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Prophet sallallahu alaihi wasallam left his house and recited। अच्छा, ये वाली वर्सेस भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्किंग स्कीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ज़्यादा वर्सेस याद करने से क्या होता है कि फिर आगे पीछे हो जाती हैं, भूल जाते हैं। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना करेंगे तो बेहतर है। रिसाइटेड, किसी को याद है कौन सी वर्सेस पढ़ी थी, कौन सी सूरा की पढ़ी थी? ये तो याद होगा। वर्सेस ऑफ, किसी को याद है बेटा कौन सी वर्सेस पढ़ी थी? बताइए। सूरह, किसी के माइंड में नहीं है? किसी के माइंड में नहीं है बेटा? सूरह यासीन की वर्सेस पढ़ी थी, सूरह यासीन की वर्सेस पढ़ी थी, जिनमें वो है गिशावतुम वलहुम अब्सारुहुम, जिनके उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया,
मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही वर्सेस पढ़ी कि जिनके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के आगे पर्दा कर दिया, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द हैंडफुल ऑफ सैंड, और फिर उसको उन्होंने क्या किया? हाँ ऊपर फेंका था बस तो टेम्पररी ब्लाइंड हो गए हाँ, थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एयर में उसको ब्लो कर दिया उस मट्टी को, और वो मट्टी ऐसे उड़ी कि वो थी तो हैंडफुल थी, लेकिन वो जितने भी मक्कन लीडर्स बैठे हुए थे उन सबकी आंखों में चली गई, और उनको ऐसा लगा कि मतलब उनको दिखा ही कुछ नहीं, दे कुडंट इवन फील इट, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने गुजर कर चले गए, एंड दे कुड नॉट फिगर इट आउट। वो तो देख ही नहीं सके कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब निकले। वो सुबह तक वहां पर बैठकर वेट करते रहे, और फाइनली दे फिगर्ड आउट व्हेन दे वेंट इनसाइड। सुबह के टाइम जब वो उनके घर के अंदर एंटर हुए तो ही दे फाउंड हजरत अली ऑन द बेड इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी एक वो बन गई कि जिसे आप कह सकते हैं कि दे वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, एंड इमीडिएटली दे अनाउंस्ड, उन्होंने कुछ इनाम अनाउंस किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को पकड़ने का। क्या? दोस्तों हजरत अली के साथ क्या? हजरत अली को तो उन्होंने बहुत मारा, लेकिन बहरहाल हजरत अली को उन्होंने कत्ल नहीं किया। इसका भी रीजन था, अगर वो हजरत अली को कत्ल कर देते तो पता है अननेसेसरी की दुश्मनी बोल लेते। मेन एजेंडा या मेन टारगेट हजरत अली थे या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? प्रोफेसर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर वो हजरत अली को कत्ल कर देते और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी जिंदा होते तो क्या मिशन रुक जाता? हजरत अली की डेथ से मिशन रुक जाता, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन? नहीं, नहीं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो कंटिन्यू रहता, और उनको मिशन स्टॉप करना था। दे डिड नॉट हैव द पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। ना उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रॉब्लम था, ना हजरत अली से प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये जो था वो उस मिशन से था, मोनोथीज्म के मिशन से था। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा हैं और हजरत अली की डेथ भी हो जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कंटिन्यू रहता। इस वजह से उन्होंने हजरत अली को कत्ल नहीं किया कि अननेसेसरी दुश्मनी भी करेंगे, और मुसलमानों से भी प्रॉब्लम होगा उनका, बनु हाशिम के साथ भी अननेसेसरली लड़ते रहेंगे, और मिशन भी स्टॉप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हजरत अली को जाने दिया। हजरत अली वाज वेरी यंग दैट टाइम, और हजरत अली ने जिस तरह से फिर अकेले माइग्रेट किया उस डेजर्ट के अंदर, ही डिड नॉट हैव शूज इवन, उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। वो इतना वॉक कर करके जब वहां पहुंचे मदीना के अंदर, तो हजरत किसी ने आकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अली हैज कम, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे हज़रत अली का, बार-बार वो जाकर बाहर देख कर आते कि कहीं डेज़र्ट में अली आ तो नहीं रहे। वो जिसे कहते हैं ना आप कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वहीं अटका हुआ था कि मक्का से हज़रत अली को आना है। सडनली किसी ने आकर बताया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अली हैज़ कम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि भेजो अली को मेरे पास। एंड द वन हू केम विद द न्यूज़, उसने कहा कि अली कैन नॉट कम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड अप, वो परेशान हो गए कि व्हाई, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी डर था कि दे विल हार्म हज़रत अली, कि कि वो हज़रत अली को हार्म करेंगे, उनको तकलीफ पहुंचाएंगे, मारेंगे, कुछ भी करेंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए कि व्हाट हैपेंड। उन्होंने कहा कि अली वॉकड इन द डेजर्ट with bare feet, that is why he is unable to walk anymore, कि वो चल नहीं पा रहे, उनके पैरों में ब्लिस्टर्स बन गए, छाले बन गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए देखने के लिए, और देखा तो हजरत अली के फीट वर स्वेलिंग, इतने सूजे हुए थे उनके पैर कि वो जमीन पर पैर रख नहीं पा रहे थे। मतलब किस तरह से वो मदीना पहुंचे, कुबा तक पहुंचे, इट वाज हिज ओन पेन एंड स्टोरी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर अप्लाइड हिज सलाइवा ऑन द फीट ऑफ हजरत अली, उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, और तब जाकर हजरत अली को थोड़ा रिलीफ हुआ। तो बहरहाल हजरत अली भी पीछे चले गए उनके, लेकिन उन्होंने भी बहुत पेन बर्दाश्त किया था, हजरत अली ने भी। हमें ये सब लिखना तो नहीं है, लेकिन हम वहां लिख सकते हैं जब हम हजरत अली का अकाउंट लिखते हैं। जब आता है ना पेपर में फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में 10 मार्क्स का हजरत अली का क्वेश्चन, वहां आप ये लिख सकते हैं स्टोरी, ठीक है? द वे ही माइग्रेटेड, रिसाइटेड द वर्सेस ऑफ सूरा यासीन। अब बस सिर्फ लिखना है, समझा दिया मैंने आपको। द वर्सेस ऑफ सूरा यासीन एंड took a handful of sand and blew it in the air. Miraculously, Quraysh got blind and they were unable to see Prophet sallallahu alaihi wasallam, and
Hazrat Abu Bakr. After Prophet sallallahu alaihi wasallam left in the morning, they broke into his house and found Hazrat Ali on his bed. They tortured him but eventually let him go. फायदा नहीं था उनको हजरत अली को मारने का। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रही, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच के भी क्या ही फ़र्क पड़ता। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन थोड़ी रोकते, वो तो कंटिन्यू रखते और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दे कुरैश इतना गुस्सा हो गए थे, कुरैश वर एक्सट्रीमली एंग्री, नहीं था वो होना चाहिए। Quraysh was extremely angry and they announced a reward of 100 red camels for anyone who will catch Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr dead or alive. जो भी उन दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसको उन्होंने कहा कि हम 100 रेड कैमल्स देंगे, और इसका रिजल्ट ये निकला कि मेनी पीपल ट्राई टू चेस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये इवेंट यहाँ पर जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा केम टू एन एंड हियर। वैसे तो इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मेनी टाइम, इट इज आस्क्ड। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, मैं आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर आप क्या ही लिख सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट लेड अप टू द माइग्रेशन। क्या लिखना है इसके अंदर? देखो दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट लेड अप टू द माइग्रेशन, एंड दीज बोथ क्वेश्चंस आर असेस्ड ऑलरेडी इन पास्ट पेपर्स। क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में? कैन एनीवन टेल मी? पहला वाला माइग्रेशन के बारे में पूछ रहा है और दूसरा वाला माइग्रेशन से पहले का पूछ। माइग्रेशन से पहले के बारे में पूछ रहा है, मतलब माइग्रेशन के बेसिकली क्या पूछ रहे हैं वो, इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं, क्या लिखना है हमें? माइग्रेशन के कॉजेस, माइग्रेशन के बारे में। हाँ, माइग्रेशन के कॉजेस के बारे में। एक तो माइग्रेशन के बारे में है और एक माइग्रेशन के कॉजेस के बारे में। मतलब वो पूछ रहे हैं कि माइग्रेशन के क्या कॉजेस थे, मतलब रीजंस क्या थे, जहां पर वो आपसे कह रहे हैं कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट लेड अप टू द माइग्रेशन। वहां पर वो बेसिकली आपसे माइग्रेशन के इवेंट्स के कॉजेस पूछ रहे हैं, रीजंस पूछ रहे हैं कि माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब आप वो वाला आंसर कहां से स्टार्ट करोगे? कहां से स्टार्ट करोगे बेटा? स्टार्ट करेंगे मुतिम बिन आदि के पासिंग से, इसलिए इसके बाद ये फिर प्रॉफिट का परसिक्यूशन दोबारा शुरू हो गया था। हाँ, वेरी गुड। और मतलब ये कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा तो लिखेंगे, ये तो समझ में आ रहा है। इसके अलावा और क्या लिखेंगे जो डिटेल में लिखना है? परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन तो लिखा आपने, परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन को के बाद आप विजिट टू ताइफ को भी रेफर कर सकते हैं। मुतिम बिन अदी का भी आपने नाम लिख दिया कि ही प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही एस्कॉर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फ्रॉम ताइफ टू मक्का। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? सबसे मेन रीजन क्या है विच प्रोवाइडेड द होप टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? याथरिब में मुस्लिम्स बहुत हैं और मुस्लिम बहुत हैं। अब वो तो मतलब I mean, स्टार्ट कहाँ वहाँ से पे हुआ, फ्रेंडली भी है। लेकिन वहां से कैसे स्टार्ट हुआ? यथरिब में इस्लाम आया कैसे?
उसकी भी तो इससे डिटेलिंग लिखनी है। प्लेजेस ऑफ अकबा के बाद हाँ, प्लेजेस ऑफ अकबा के बाद कि हमें प्लेजेस ऑफ अकबा को जरूर रेफर करना है, बिकॉज प्लेजेस ऑफ अकबा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन which invited which provided the hope to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Yasribites invited Prophet sallallahu alaihi wasallam officially there. अगर जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ऑलरेडी कोई जगह ढूंढ रहे थे ना, इसलिए तो वो ताइफ गए थे, लेकिन ताइफ में उनको डिसअपॉइंटमेंट मिली। तो अब जब यस्रिबाइट्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ऑफिशियली इनवाइट किया, नाउ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज समहाउ डिटरमिन्ड। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई जगह ढूंढ ली है वेयर ही कैन spread the words of Allah, where he can establish the first Islamic community and where Muslims can live peacefully. 3 से 4 रीजन थे जिसकी वजह से मुसलमानों को वहां से जाना था, क्योंकि मक्का में इस्लामिक कम्युनिटी तो नहीं बन सकती थी, और अगर इस्लामिक कम्युनिटी नहीं बनती तो आज हम जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करते हैं, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट कैसे फॉलो करते? वहां पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया हाउ टू एस्टैब्लिश द ब्रदरहुड, हाउ टू ट्रीट द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, हाउ टू बिहेव विद द अदर पीपल, अदर लाइक कंट्रीज, अदर स्टेट्स, और वहां पर जाकर विमेन राइट्स, स्लेव्स के राइट्स और अपने नेबर्स के राइट्स, हर चीज के राइट्स अल्लाह ताला ने डिफाइन करके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इम्प्लीमेंट किया। हाउ टू लिव इन अ हाउस होल्ड, अपने घर में कैसे रहना है, अपनी बेटियों को कैसे ट्रीट करना है, अपनी वाइफ्स को कैसे ट्रीट करना है, अपने बेटों को कैसे ट्रीट करना है, एवरीथिंग। तो ये इस्लामिक कम्युनिटी अगर मदीना में जाकर ना बनती तो टुडे वी वुड नॉट बी हैविंग एनी एग्जाम्पल टू फॉलो। हमारे पास तो कोई एग्जाम्पल ही ना होती, हम किस चीज को फॉलो करते। इसलिए ये जरूरी था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश करते एक कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी। तो प्लेजेस ऑफ अकाबा ने ये होप्स प्रोवाइड की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो औस एंड खजरज हैं, दे आर रेडी टू गिव, नॉट ओनली गिव द शेल्टर टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but they are ready to provide a place to the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he could spread Islam fearlessly, and where he could establish the first Islamic community also. ठीक है, तो प्लेजेस ऑफ अकाबा मेन रीजन आ गया। आपने पहले, मैंने आपसे कहा, आपने परसिक्यूशन ऑपोजिशन के बारे में लिखा, फिर आपने अबू तालिब और खदीजा की डेथ को भी रेफर कर सकते हैं आप कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्टलेस रह गए, उनको सपोर्ट नहीं मिली। फिर आप आगे उसमें जाकर मुतम बिन अदी का लिख सकते हैं, ताइफ गए, वहां पर कोई होप्स नहीं मिली, और ताइफ से वापसी पर मुतम बिन अदी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन की इंटेंसिटी कम हो गई मक्का में, लेकिन थी बहरहाल परसिक्यूशन वाज स्टिल देयर। फाइनली the people of Yasrib started coming, they were visiting Makkah for the pilgrimage and for the Uqas festival. Prophet sallallahu alaihi wasallam was having the meetings with them. आपने तीनों मीटिंग्स के बारे में लिखना है। पहली मीटिंग प्लेज नहीं थी, दूसरी दोनों मीटिंग्स प्लेज थी। आपने प्लेजेस ऑफ अकाबा को एक अच्छा बड़ा पैराग्राफ देना है इस आंसर में, क्योंकि प्लेजेस ऑफ अकाबा इज द मेन रीजन। ठीक है, फिर आप मूव करेंगे आखिरी पैराग्राफ में, कंक्लूड करेंगे आप किस चीज से, बताइए। प्लेजेस ऑफ अकाबा के बाद हमारी टाइमलाइन में भी यही टॉपिक है, प्लेजेस ऑफ अकाबा के बाद। यस बेटा, टेल मी हाउ वुड यू कंक्लूड दैट योर आंसर, कैसे कंक्लूड करेंगे आप? assassination. यस, द प्लानिंग ऑफ असैसिनेशन, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा, इस पे आप जाकर कंक्लूड करेंगे, क्योंकि व्हेन दे प्लान in the at Darul Nadwa, then Prophet sallallahu alaihi wasallam was granted the permission by Allah to migrate. उससे पहले Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास कोई परमिशन नहीं आई थी, और एक ही रात में परमिशन आई, और एक ही रात में प्रिपरेशंस की गई, और एक ही रात में Prophet sallallahu alaihi wasallam लेफ्ट मक्का। अदरवाइज सोचो कि हजरत अली को छोड़ के जाने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि Prophet sallallahu alaihi wasallam को पता होता अगर प्लानिंग होती पहले से ही, तो Prophet sallallahu alaihi wasallam himself could return the belongings to the people। एक ही दिन की बात तो थी, Prophet sallallahu alaihi wasallam सबको बुलाकर रिटर्न कर देते उनकी बिलोंगिंग्स, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं की क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था ही इज लीविंग, इट वाज स्पॉन्टेनियस, वो बिल्कुल सडन था प्लान, और क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी कॉन्स्पिरेसी के बाद फौरन ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन दे दी थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? और कॉन्स्पिरेसी को भी आपने शॉर्ट करके लिखना है, इसमें हमने तो काफी लॉन्ग पढ़ा, क्योंकि हमने तो 10 मार्क्स की तरह पढ़ा। यू विल समराइज एंड यू विल राइट इट। मैं एक काम करूंगी, आई विल सेंड यू द मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन ऑफ राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट लेड अप टू द माइग्रेशन, यानी कॉजेज वाले क्वेश्चन को मैं आपको भेजूंगी, एंड आई वुड आई वांट यू ऑल टू राइट इट एज आंसर। 10 मार्क्स का आंसर आप खुद डेवलप करोगे। आपने देख लिया कि मैं कैसे आंसर डेवलप करती हूँ,
अब होपफुली आपके लिए ईज़ी हो जाएगा एक आंसर डेवलप करना। आप उसको डेवलप करके मुझे भेजेंगे एंड आई विल